नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। खूब अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि अभी हम लोग सीधे सीधे तो आपको देख नहीं रहे हैं। हम लोग आप पर भरोसा करके चल रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद जो पढ़ रहे हैं उसे दोबारा ज़रूर दोहराएंगे और अच्छी कॉपी बनाएंगे, मेहनत करेंगे। क्योंकि जैसे ही आपकी कक्षाएं समाप्त हो जाती हैं बच्चों, आपके पास समय ही समय रहता है और घर में मम्मी पापा हैं, उन सब से भी आप सहयोग लेते ही होंगे। जब आपके अभिभावक स्कूल आ रहे थे तो उन्होंने आपके हाल चाल के बारे में भी हम लोगों को बताया। हम लोगों ने पूछा कि भाई हमारे बच्चे कैसे हैं घर में, तो सभी लोगों ने बताया कि बच्चे बहुत अच्छे से हैं, आप लोगों को याद करते हैं। हम लोग भी बच्चों आप लोगों को बहुत याद करते हैं। लेकिन साथ ही आप लोगों के बारे में कुछ बातें ये मालूम चली कि बच्चे जो है घर में लिखने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को तो भरोसा नहीं हुआ। हम लोग सोचे कि नहीं नहीं, बच्चे तो बहुत अच्छा लिख रहे होंगे घर में। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जब हम लोग बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप लोग लिख विख रहे हैं कि नहीं, तो बच्चे कहते हैं कि जी सर, हम लोग तो लिख रहे हैं। तो उस समय तो बच्चों हम लोगों को लगा कि कुछ बच्चे होंगे जो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो अच्छे से लिखते पढ़ते होंगे। लेकिन जब हम लोगों ने आपकी कॉपियां देखी तो एक बारगी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत अच्छा किए हैं और कुछ बच्चे तो ठीक से लिख भी नहीं पाए हैं। तो मतलब कि मम्मी पापा जो बात कह रहे थे कि बच्चे जो है देखिए ना, बात नहीं सुन रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं ठीक से, तो भाई हमें तो बहुत बुरा लगा कि सच में बच्चे लगता है पढ़ नहीं रहे हैं घर में, लिख नहीं रहे हैं घर में। हम्म तो सवाल ये है कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होगा। ठीक है, आज आपको लग रहा है कि अरे कौन लिखे कौन पढ़े, ऑनलाइन पढ़े बस बहुत हो गया, अब इतना ही। नहीं बच्चों, इसी समय में तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा सीखना है, समय का सदुपयोग करना है। खूब लिखिए, लिख लिख करके अभ्यास कीजिए। देखिए आपकी जो परीक्षा की कॉपियां आई है ना, बंडल जो आप लोगों ने भेजा है, बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी गलतियां हैं। न तो आप ठीक से उपसर्ग लगा रहे हैं, न ठीक से प्रत्यय लगा, न तो उपसर्ग लगा रहे हैं, न हलंत लगा रहे हैं। ऊपर वाला जो र लगाने वाला मामला है वो भी बड़ा गड़बड़ है। छोटी ई बड़ी में भी गड़बड़ी है, छोटा ऊ बड़ा ऊ में भी गड़बड़ी है। तो सवाल ये है कि ये कैसे ठीक होगा। तो ये ऐसे ठीक होगा कि आप जब भी लिखते हैं तो सजग रहा करिए कि मैं जो लिख रहा हूं या लिख रही हूं वह सही लिख रहा हूं या लिख रही हूं कि नहीं। तो धीरे 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 गलतियां सुधारते चले जाएंगे तो सब ठीक होता चला जाएगा। तो पहला काम तो ये करना है आप लोगों को कि आप लोग एक शुद्ध लेख की कॉपी बनाएंगे। देखिए पिछले साल तक जब बच्चे स्कूल में आ रहे थे, हर बच्चे की शुद्ध लेख की कॉपी थी और हम लोग उसको अपनी सुविधा से जांचते भी थे और उसमें नंबर भी देते थे प्रोजेक्ट के रूप में। तो आप लोग अपनी एक शुद्ध लेख की कॉपी बनाइए और मुझे बताएंगे आप लोग नीचे कमेंट में कि कितने लोग शुद्ध लेख की कॉपी बनाएंगे। और उस शुद्ध लेख की कॉपी में आप लोग एक पन्ना हिंदी, एक पन्ना संस्कृत और एक पन्ना अंग्रेजी जरूर लिखेंगे। और अपनी अपनी जो गलतियां हैं उसे आप सुधारेंगे। सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा समय अगर आप इस पर दीजिएगा तो आपकी कॉपी बहुत अच्छी लगने लगेगी। अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि तीसरी चौथी के बच्चों की कॉपियां हैं, बहुत बुरा लगा मुझे। और कुछ बच्चों की कॉपियां बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी। तो उन बच्चों को और मेहनत करना है, ठीक है। तो अब मैं और ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, अब हम सीधे विषय पे आते हैं। बच्चों आप जो ये भाषा पढ़ रहे हैं संस्कृत, सवाल ये है कि संस्कृत कैसी भाषा है, क्या महत्व है संस्कृत का, क्यों पढ़ते हैं हम संस्कृत। तो बच्चों संस्कृत जो भाषा है
वह सभी भाषाओं की जननी है। आप समझ लीजिए कि दुनिया की जो प्राचीनतम भाषाएं हैं, बहुत पुरानी पुरानी जो भाषाएं हैं, जहां से मनुष्य ने बोलना समझना शुरू किया, लिखना शुरू किया, उन भाषाओं में से एक भाषा संस्कृत है। ठीक है। और भारत में इस भाषा का बहुत विकास हुआ। संस्कृत ने अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। अनेक महान ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। संस्कृत बहुत प्राचीन समय से हमारे देश में पढ़ी लिखी बोली समझी जाने वाली भाषा है। और उसी से प्राकृत, पाली, हिंदी और भारत की जो दूसरी भाषाएं हैं जो लगभग हिंदी जैसी सुनाई देती हैं, वह सब कुछ संस्कृत में से उपजी हुई हैं। यहां तक कि बच्चों, दक्षिण भारत की जो 4-5 भाषाएं हैं, है ना, मलयालम, तमिल, तेलुगु, है, ये सारी भाषाएं जो है उन सब पर संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है। कन्नड़, उड़िया, बंगाली, हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, इन सब पर संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है। इसीलिए हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम संस्कृत पढ़ें, हम संस्कृत से स्नेह दिखाएं। अंग्रेजी पर भी संस्कृत का प्रभाव दिखता है। ठीक है। जो मूल भाषाएं हैं जैसे जर्मन भाषा, संस्कृत भाषा, यह सब कुछ, इन्हें सबको बचा के रखने की जरूरत है। भारत के तो जितने महाग्रंथ हैं वे सब संस्कृत में लिखे गए हैं। बाद में उनका हिंदी में अनुवाद हुआ है बच्चों। हिंदी तो नई भाषा है, बहुत पुराना इतिहास नहीं है हिंदी का, लेकिन संस्कृत का बहुत पुराना इतिहास है। तो चलिए, आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आज आप लोगों को संस्कृत भाषायाः महत्त्वम, ये पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। आपका पाठ है 12 पाठः, पाठ 12। ठीक है। पाठ 12 पढ़ाने जा रहा हूं आपको। संस्कृत भाषायाः महत्त्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। तो चलिए, आप पाठ खोल लीजिए, है ना, और मैं यहां पर पाठ का आदर्श वाचन करूंगा। आप उस वाचन को सुनेंगे और सही सही पढ़ने का अभ्यास करेंगे, मुंह से बोलेंगे, बोल बोल करके मैं यहां से उच्चारित करूंगा, आप वहां सुन रहे हैं, तो आप मेरे साथ मन में इसे या मुंह खोल के उच्चारित करेंगे तो साफ साफ बोलना सीख जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, अब मेरे पास ये सामने किताब रखी हुई है, ये देखिए, मैंने इस किताब को ले लिया। अब मैं इसे पढ़ रहा हूं। कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं। देखिए, इसमें एक प्राचीन ऋषि हैं। ऋषि जो है वो संस्कृत में कुछ लिख रहे हैं। यहाँ पर भी एक विद्वान है, वो कुछ लिख पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी एक विद्वान है, यहाँ पर भी ऋषि हैं। तो इन्हें देखकर, इन चित्रों को देखकर आपको क्या लगता है? इन चित्रों को देखने से लगता है कि काफी प्राचीन बात हो रही है, पुराने जमाने की बात हो रही है। और उस समय दुनिया के जो महान ग्रंथ थे उसमें से अधिकांश भारत में ही लिखे गए। ठीक है बच्चों, तो मैं इस पाठ को पढ़ता हूं और आप सभी मिलाइए। ठीक, किताब खोल ली आप लोगों ने? ठीक है, चलिए मैं पढ़ता हूं। संस्कृत भाषायाः महत्त्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृतं प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृतं प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। प्राचीनतम, प्राचीन मतलब पुराना और प्राचीनतम मतलब और भी पुराना। तो संस्कृत प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत अत्यंत प्राचीन भाषा है, पुरानी भाषा है। पुरानी मत कहिए, प्राचीन को प्राचीन ही कहिए। संस्कृतस्य साहित्यम अपि संसारे सर्वेषां साहित्यानां प्राचीनतम अस्ति। देखिए क्या पढ़ रहा हूं, मिलाइए।
संस्कृतस्य साहित्यम अपि, संस्कृतस्य साहित्यम अपि संसारे सर्वेषां साहित्यानां प्राचीनतम अस्ति। क्या अर्थ निकला? संस्कृत का साहित्य भी, संस्कृतस्य साहित्यम अपि, संस्कृत का साहित्य भी संसारे, संसार की, सर्वेषाम सभी, समस्त, साहित्यानाम साहित्यों में, प्राचीनतम अस्ति, प्राचीनतम है। क्या अर्थ निकला? पूरा मिलाइए उसको कि संस्कृत का साहित्य भी, संस्कृतस्य साहित्यम अपि, संस्कृत का साहित्य भी संसारे सर्वेषां साहित्यानाम, संसार के सभी साहित्यों में प्राचीनतम है। संस्कृत का साहित्य भी संसार के सभी साहित्यों में प्राचीनतम, सबसे पुराना है। ठीक। सर्वासाम भारतीय भाषाणाम जननी संस्कृतमेव अस्ति, सभी भारतीय भाषाओं की जननी, सर्वासाम भारतीय भाषाणाम जननी, सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृतमेव अस्ति, संस्कृत ही है, संस्कृतमेव अस्ति, संस्कृत ही है। ठीक है बच्चों, तो कुछ शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। जैसे कि देखिए मैंने कौन कौन से शब्द बहुत मिले जुले शब्द कहे। संस्कृतमेव, संस्कृतम धन एव, देखिए इसको समझिए। संस्कृतमेव, क्या क्या शब्द इसमें जुड़ा हुआ है देखिए। संस्कृतम धन एव, तो ये हो जाएगा संस्कृतमेव, संस्कृतम और एव, संस्कृत एव मतलब होता है ही, संस्कृतमेव। तो इस तरह सर्वासाम, सर्वासाम भारतीय भाषाणाम जननी संस्कृतमेव अस्ति, सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत ही है। यद्यपि, हालांकि, यद्यपि, हालांकि, यद्यपि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाणाम न सा जननी, हालांकि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं की यह जननी नहीं है, परम तथापि, लेकिन इसके बाद भी संस्कृतेन ताः पोषिताः, संस्कृत ने इनका पालन पोषण किया है। हालांकि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा की जननी संस्कृत नहीं है, लेकिन इसके बाद भी संस्कृत ने इन भाषाओं का पोषण किया है, मतलब इस भाषा को समृद्ध बनाया है, इस भाषा को अच्छा बनाया है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि दक्षिण भारतीय भाषाओं पर भी संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है। हालांकि संस्कृत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाओं की जननी नहीं है, लेकिन संस्कृत का प्रभाव इन भाषाओं पर दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। संस्कृते लिखिताः वेदाः उपनिषदाः पुराणानि च हिंदूनाम अनेके धार्मिकाः ग्रंथाः सन्ति। कितनी बड़ी पंक्ति है, सबका अर्थ एक एक करके देखिए। संस्कृते लिखिता वेदाः, संस्कृत में लिखे गए वेद, उपनिषदाः, उपनिषद, पुराणानि और पुराण, हिंदू नाम अनेके धार्मिकाः ग्रंथाः और हिंदुओं के अनेक धार्मिक ग्रंथ संति। तो संस्कृत में अनेक हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कि वेद, उपनिषद, पुराण और अनेक हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ। किसी भी तरह से आप इसका अनुवाद कर सकते हैं।
है ना, शब्दशः अनुवाद कर सकते हैं। कैसे? संस्कृत में लिखित वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि हिंदुओं के अनेक धार्मिक ग्रंथ हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। वेदाः चत्वारः सन्ति, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, वेदाः चत्वारः सन्ति, देखिए लिखा, ये वेदों के नाम है। देखिए, वेदाः चत्वारः सन्ति, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च। इनके नाम क्या है? देखिए आपके सामने ये नाम आ रहे हैं, इन्हें देखिए कौन कौन से नाम है। पहला वेद है ऋग्वेदः, दूसरा वेद है यजुर्वेदः, तीसरा वेद है सामवेदः, चौथा वेद है अथर्ववेदः। ये 4 वेद हैं बच्चों। कहा जाता है कि हिंदुओं के भारत देश या हिंदुओं की बात अगर आप छोड़ दीजिए तो भी भारत भूमि पर जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हमें मिलते हैं वे वेद ही हैं, और ये वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है बच्चों। संस्कृते एव वाल्मीकेः रामायणम, संस्कृते एव, देखिए यहां पर भी एव है ना, तो संस्कृतम एव, और ये शब्द जो है संस्कृते एव माने संस्कृत में ही, संस्कृते एव वाल्मीकेः रामायणम, वाल्मीकि की रामायण, वेद व्यासस्य महाभारतम, और वेद व्यास का महाभारत, चापि पश्यामः, देखा जा सकता है। बहुत अच्छी भाषा है इस पाठ की। लिखा गया है कि संस्कृते एव वाल्मीकेः रामायणम, संस्कृत में ही वाल्मीकि का रामायण, वेद व्यासस्य महाभारतम, और वेद व्यास का महाभारत, च अपि भी देखा जा सकता है, पश्यामः देखा जा सकता है। ठीक है। गीता महाभारतस्यैव एकम अंगम अस्ति, गीता महाभारतस्यैव, महाभारत का ही एकम अंगम अस्ति, एक अंग है। तो बच्चों श्रीमद् भागवत गीता जो है ना, वो अलग कोई ग्रंथ नहीं है, वह महाभारत ग्रंथ में ही श्रीमद् भागवत गीता एक अंश है, महाभारत ग्रंथ का ही एक अंश है। जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं जो है बच्चों, वो युद्ध में एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई थी, तो अर्जुन ने देखा कि कौरवों की जो सेना है उसमें मेरे कोई चाचा हैं, मेरे कोई मामा हैं, मेरे कोई फूफा हैं, मेरा कोई भाई है, मेरा कोई बड़ा भाई है, मेरा कोई छोटा भाई है, मेरे गुरु हैं, मेरे आचार्य हैं। तब अर्जुन घबरा गए। अर्जुन को लगा कि अरे मैं इन लोगों के ऊपर शस्त्र कैसे चलाऊं। पूरी दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, इधर कौरवों की सेनाएं खड़ी हैं, इधर पांडवों की सेनाएं खड़ी हैं। तो अर्जुन जो है वो कमजोर पड़ने लगे, उनके ऊपर जो भावुकता है वो प्रभावी होने लगी। रोने लगे अर्जुन की मैं इन लोगों को नहीं मार सकता, मैं भले दुनिया का मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूं, लेकिन मैं इन लोगों के ऊपर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तब श्री कृष्ण जो उनके सारथी थे, उन्होंने अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया, या यूं कहिए कि तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, जो समझाया, वह जो कुछ भी समझाया श्री कृष्ण ने, वही श्रीमद् भागवत गीता है। ठीक है ना। तो ये जो श्रीमद् भागवत गीता है वो महाभारत का ही एक अंग है, यही इस पाठ में कहा जा रहा है। देखिए फिर से देखिए, गीता महाभारतस्यैव एकम अंगम अस्ति, गीता महाभारत का ही एक अंग है। ठीक है। अब आगे देखिए, संस्कृते, संस्कृत में, संस्कृते संस्कृत में, संस्कृते दर्शन साहित्यस्य, कथा साहित्यस्य, विज्ञान साहित्यस्य, वैद्यक साहित्यस्य च अनेके ग्रंथाः सन्ति।
फिर से देखिए, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या पढ़ रहा हूं। किताब में नजर दीजिए, किताब पर नजर ले जाइए और जो मैं पढ़ रहा हूं उसे कान से सुनिए और मिलाइए। संस्कृते दर्शन, संस्कृते मतलब संस्कृत में, दर्शन साहित्यस्य, कथा साहित्यस्य, विज्ञान साहित्यस्य, वैद्यक साहित्यस्य च अनेके ग्रंथाः सन्ति। संस्कृत में कौन कौन से साहित्य हैं इसकी बात की जा रही है इस पंक्ति में। देखिए संस्कृत में कौन कौन से साहित्य हैं, देखिए मैं पढ़ रहा हूं। संस्कृत में दर्शन साहित्य के, कथा साहित्य के, विज्ञान साहित्य के और वैद्यक साहित्य मतलब डॉक्टरी, चिकित्सा, वैद्यक साहित्यस्य, वैद्यक साहित्य के, चिकित्सा साहित्य के अनेके ग्रंथाः सन्ति, अनेक ग्रंथ हैं। संस्कृत में दर्शन साहित्य के अनेक ग्रंथ हैं, कथा साहित्यस्य, कथा साहित्य के मतलब कथा साहित्य माने कहानियों की किताबें बहुत अधिक हैं। विज्ञान साहित्यस्य, और विज्ञान के साहित्य भी बहुत हैं। वैद्यक साहित्यस्य, वैदिक साहित्य, वैद्य साहित्य भी, चिकित्सा शास्त्र भी बहुत अधिक है। अनेके ग्रंथाः सन्ति, अनेक ग्रंथ हैं। अर्थ क्या निकला, फिर सब इसका अर्थ पूरा शब्दशः अर्थ क्या निकला, जो अगर परीक्षा में आएगा तो आप क्या लिखेंगे, देखिए। संस्कृत में दर्शन साहित्य के, कथा साहित्य के, वैद्यक साहित्य के और विज्ञान साहित्य के अनेक ग्रंथ हैं। ये इस पंक्ति का अर्थ निकला, ठीक, अनुवाद हुआ। अब आगे देखिए, भारते अनेके कवयः अभवन्, भारत में अनेक कवि हुए, कवि। भारते अनेके कवयः अभवन्, भारत में अनेक कवि हुए। ये नाटकानि काव्यानि च इयमेव भाषायाम् अलिखन्, इन्होंने अपने नाटक और अपनी कविताएं इसी भाषा में लिखी। भारत में अनेक कवि हुए जिन्होंने अपने नाटक और अपनी कविताएं इसी भाषा में लिखी। भाषः, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण नाम है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, मैं पढ़ भी रहा हूं, देखिए इन सब के नाम मैं पढ़ूंगा यहाँ पर। देखिए कौन कौन लोग हैं महत्वपूर्ण कवि, जो भारत के प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य के जो महत्वपूर्ण कवि हुए कौन कौन हुए, देखिए। भासः, कालिदासः, वाणभट्टः, हर्षः, भवभूतिः, माघः, दंडी, विशाखदत्तः, भारवी, शूद्रकः, जयदेवः, विष्णु शर्मा च अनेके कृतिकारः संस्कृतं सर्वेषां साहित्यानां मूर्ध्निः स्थापयन्। जो महत्वपूर्ण भारत के संस्कृत साहित्य के जो कवि हुए उनमें ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने फिर से पढ़ता हूं, मिलाइए और ध्यान दीजिए कि मैं इन शब्दों का उच्चारण कैसे कर रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कौन कौन से कवि हुए, नाटककार हुए, कौन कौन से साहित्यकार हुए संस्कृति के, संस्कृत के, इसमें नाम दिया हुआ है। देखिए भासः, अब भारते अनेके कवयः अभवन्, भारत में अनेक कवि हुए। ये नाटकानि काव्यानि च इयमेव भाषायाम् अलिखन्, जिन्होंने अपने नाटक और अपनी कविताओं को इसी भाषा में ही लिखा। फिर ये लोग कौन है, भासः, कालिदासः, बाणभट्टः, हर्षः, भवभूतिः, माघः, दंडी, विशाखदत्तः, भारविः, शूद्रकः, जयदेवः, विष्णु शर्मा च, और विष्णु शर्मा। अनेके कृतिकाराः, अनेक लेखक, कृतिकार मतलब लेखक, कृतिकाराः संस्कृतं
सर्वेशाम साहित्यानाम, संस्कृत के सभी साहित्य को मूर्धनि स्थापित, बहुत ऊंचाई पर स्थापित किया। क्या अर्थ निकला? भास, कालिदास, बाणभट्ट, हर्ष, भवभूति, माघ। अब देखिए, अब मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, अभी अह नहीं पढ़ रहा हूं, हिंदी में नाम पढ़ रहा हूं, इसलिए विसर्ग का उच्चारण नहीं कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए, भास, कालिदास, बाणभट्ट, हर्ष, भवभूति, माघ, दंडी, विशाख दत्त, भारवी, शूद्रक, जयदेव और विष्णु शर्मा, अनेक कृतिकारों ने संस्कृत के सभी साहित्यों को बहुत ऊपर स्थापित किया। संस्कृतम सर्वेशाम साहित्यानाम, संस्कृत के सभी साहित्यों को मूर्धनि स्थापित, बहुत ऊपर स्थापित किया। तो इस तरह से बच्चों, संस्कृत भाषा का जो महत्व है, इसे आप समझ गए होंगे कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। ठीक है बच्चों, यहां पर आपकी जो किताब है, इसमें इसका सार भी लिखा हुआ है हिंदी में। ये याद ध्यान दीजिएगा, ये अनुवाद नहीं है, ये सार है। सार मतलब सारांश है ना, संक्षेपण है कि आप इस पाठ से क्या समझे। तो इसे भी आप पढ़ लें। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। यह तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा को छोड़कर अन्य सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। फिर से समझ लीजिए कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा की जननी संस्कृत नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव इन भाषाओं पर दिखाई देता है। वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण तथा उपनिषद सभी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान की किताबें भी संस्कृत में लिखी गई हैं। बहुत सारे कवि जैसे कालिदास, विष्णु शर्मा इत्यादि ने संस्कृत को सभी भाषाओं से ऊपर स्थापित किया है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। आप जो है थोड़ा शब्दार्थ को बहुत गंभीरता से देखिए। शब्दार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आपको शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे, नहीं मालूम होंगे, तो आप कैसे जानिएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये सारे शब्दार्थ लिखे हुए हैं, आप इन्हें जरूर देखें, पढ़ें, समझें, इसे लिखने की कोशिश करें शुद्ध शुद्ध। जो मैं आपको शुद्ध लेख लिखने के लिए कह रहा हूं ना, वो शुद्ध लेख में उसमें अगर आप चाहें तो इन शब्दार्थों को लिख सकते हैं। इससे संस्कृत लेखन आपका अच्छा होगा। आप इन शब्दार्थों को लिखें, इसके हिंदी में अर्थ को लिखें, अभ्यास करें, तो और बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। तो अपने ही किताब से अगर आप अभ्यास करेंगे तो अच्छा लिख पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, इस पाठ को हम अब यहीं समाप्त करते हैं। और हमारी घड़ी भी ये कह रही है कि अब आपकी कक्षा का समय समाप्त हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि मैंने पाठ 11 का प्रश्न उत्तर आपको लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है। तो आप मुझे बताइए, फिर हम लोग अब आगे और पढ़ने की बजाय पाठ 11 और पाठ 12 का अर्थ भी लिखेंगे और प्रश्नोत्तर भी लिखेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि हम 1 या 2 वीडियो में इन सभी पाठों के अर्थ और प्रश्नोत्तर लिख लें। ठीक, क्योंकि जल्दी ही जो हमारी अगली परीक्षा होगी, जो यूनिट टेस्ट होगा, उसमें हम कम से कम 2-3 पाठ तो जरूर पढ़ेंगे, पूछेंगे। तो आप इसकी खूब अच्छी तैयारी करिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मुझे यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।